हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरमान अली और आप देख रहे हैं पाठशाला कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आप सभी का, सारे बच्चों का, विद्यार्थियों का, उनके अभिभावकों का और सभी देखने वालों का। हम इस वीडियो में 12th मैथमेटिक्स का 2026 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम हल करने वाले हैं, तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकें। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाते हैं हम। तो सही जोड़ी में क्या दिया है ये देखेंगे हम 1 मिनट। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। ये 12th क्लास है, 12th क्लास मैथमेटिक्स गणित और प्रश्न पत्र है 2026 का, इसी साल का, और इसको हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि भाई सही जोड़ियां बनाइए। प्रश्न नंबर पहला है, सही जोड़ी या जोड़ियां, क्या लिखा है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर स्तंभ आ रहेगा, यहाँ पर बा रहेगा, जैसा भी हो। तो यहाँ है कि भाई साहब sin 2x dx, साइन इंटीग्रेशन sin 2x dx समाकलन। और इसका दूसरा है इसका कि dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा है dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाँचवा है, चौथा है dx एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पाँचवा इसका कि भाई dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ और बा। छठवा है, छठवा क्या है, cos 2x dx। और सातवां है आपका कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है और ये है क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, हम इसको मैच कर देंगे। तो sin 2x, समीशन sin 2x का किससे मिलेगा, देखिए आप, ये मिलेगा डी वाली से, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी, माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस सी। हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का किससे मिलेगा, ये मिलेगा आपका साइन इनवर्स x प्लस सी, ई वाला। यहाँ हम ये भी डाल देते हैं नंबरिंग इसकी। तो साइन इनवर्स x प्लस सी, ये किससे मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मिलेगा, ये मिलेगा जी वाली से, टेन इनवर्स x प्लस सी। हाँ जी, आ रहा है अच्छी क्वेश्चन यहाँ से। हाँ, तो ये वाला मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मिलेगा आपका पहले वाले से, ए से, यानी 1/2a लॉग, और यहाँ पर x माइनस ए एक्स प्लस ए। अगला है भाई ए स्क्वायर माइनस, हाँ ये वाला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मिलाओगे आप f वाले से, किससे मिलाओगे, f वाले से, 1/2a लॉग, यहाँ पर ए प्लस एक्स और a माइनस एक्स प्लस सी। इसके बाद है आपका cos
cos 2x को आप मिलाओगे b वाले से, मिलाओगे आप, सो क्या बनेगा आपका sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब यहाँ पर एक और है कि ये क्या है, हाँ ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे आप सी को मिलाओगे, इसको सी को मिलाओगे, ठीक है ना। तो सी वाला कैसा है 1/2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से रहेगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, ठीक है ना, और प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, ये है। तो इसके अलावा बहुत सारे मतलब 12th में फार्मूला हैं, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद करने तो कितना आसान है, सीधा फार्मूला को फार्मूला से मैच करने के लिए आ गया, जो उसके समीकरण होते हैं, मुख्य फार्मूले होते हैं ना बीच में, बस वही आ गए। बहुत सारे हैं, मैंने गिनती की थी तकरीबन 40 के आसपास ऐसे फार्मूला हैं समाकलन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि सत्य या असत्य लिखिए, सत्य या असत्य लिखिए। प्रश्न नंबर 2 सत्य असत्य लिखिए, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है कि समान कोटि के विकर्ण अवयवों का गुणन क्रम विनिमय होता है, समान कोटि के क्या लिखा, विकर्ण अवयवों का गुणन क्रम विनिमय होता है, क्रम विनिमय होता है। तो ये कैसा है, सत्य है। वैसे केवल विकर्ण अवयव में नहीं, लगभग सारे अवयव में होता है। ये क्या होता है, क्रम विनिमय, एक अवयव में मल्टीप्लाई करो, बी का में मल्टीप्लाई करो, ठीक, बराबर रहेगा। इसके अलावा सहचर्य नियम भी होता है, ठीक, सहचर्य नियम का भी पालन करते हैं, क्रम विनिमय नियम का भी पालन करते हैं, ठीक है, और तत्समक नियम का भी पालन करते हैं। तो दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। क्या है दूसरा, दो संरेख सदिशों का परिमाण, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है, तो ये असत्य है। अब ये असत्य क्यों है भाई, ये भी देख लो। मान के चलो कि एक ही लाइन पर दो सदिश है, सदिश ए है और एक ये सदिश बी है। आपको क्या दिख रहा है, मान चलो एक ही रेखा पर है, एक ही दिशा में है, लेकिन ये छोटा सा सदिश है, ये बड़ा सा सदिश है, ठीक है। तो हमेशा परिमाण बराबर नहीं होते, ठीक है, वो छोटे बड़े हो सकते हैं, तो ये असत्य रहेगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक, यहीं पर करते हैं, यहाँ पर एक जनाब इधर और एक जनाब, पहले वीडियो चेक करो बन रही कि नहीं, बन रही, चलो तो चलने दो। अब इसका तीसरा है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, परंतु
इसका विलोम सही सत्य नहीं है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, यानी कि ये सत्य है। कैसा है? सत्य मतलब क्या होता है, जैसे कोई अवकलनीय फलन है, ठीक है, तो अवकलनीय फलन कैसा होता है कि भाई जिसका अवकलन किया जा सके, सीधी सी बात है ऐसा फलन, और संतत भी हो। जैसे मान के चलो कोई फलन इस तरह से है, ये चल रहा है, मान के चलो कोई फलन है f(x), अब एक और फलन है जो कि ऐसा गया और ऐसा आ गया, ठीक, तो इस पॉइंट पर हमें अवकलन प्राप्त ही नहीं होगा, उसकी जो ढाल है वो समझ में ही नहीं आएगी, कहाँ स्पर्शरेखा समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कैसा है, ये अवकलनीय है वह संतत है, अवकलनीय है वह कैसा है, संतत है। ये संतत तो है, संतत क्यों है कि यहाँ पर इस ग्राफ को खींचने के लिए हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ से हमने यहाँ तक बनाया, यहाँ से यहाँ तक बनाया, लेकिन ये अवकलनीय नहीं है क्योंकि इसमें रेगुलरिटी नहीं है, यहाँ पर हमें स्पर्शरेखा प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये कैसा है, संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है कोई भी, ये कोई फलन है g(x) है। अगला है फोर्थ वाला है कि यदि a और b दो घटनाएं हैं कि pa बराबर नहीं है 0 और pb a, यानी a घटना के आधार पर b 1 है, तब a 5 होगा, ये देखना है। चौथा, हम क्या देखें कि यदि a और b, यदि a और b दो ऐसी घटनाएं हैं कि pa बराबर नहीं है 0 और यहाँ सब प्रतिबंध प्रायिकता, यानी a घटित होने के बाद b 1 है, तब a बराबर 5 होगा। तो ये तो स्पष्ट तौर पर असत्य है। क्यों है ये देख लेते हैं हम, असत्य क्यों है। यहीं से हम देख सकते हैं कि जैसे ही देखिए भाई pa बराबर नहीं है 0, ये बात तो क्लियर है, और साथ में ये भी है कि p सप्रतिबंध है कि a घटना होने, यानी कि यहाँ पर a घटना निश्चित है। यहाँ से क्या हमें प्राप्त होता है, अर्थात घटना A बिल्कुल निश्चित है। हाँ, इससे हमें ये प्राप्त होता है या ये सिद्ध होता है कि A उपसमुच्चय है B का, ठीक है, ना कि हमें ये प्राप्त होगा कि A फाई है। फाई मतलब क्या होता है, रिक्त समुच्चय है कि नहीं। तो ठीक, तो ये असत्य हो गया। किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक, किसी अवकल समीकरण की कोटि एवं घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल सही है। कैसा है इसका फिफ्थ वाला, किसी अवकल समीकरण की कोटि, किसी अवकल समीकरण की कोटि कैसी होती है, कोटि एवं घात यदि हो तो, ठीक है, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं, हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं।
तो ये तो भाई हमेशा सत्य है, बिल्कुल सत्य है, सत्य है। अब मतलब आप जानते होंगे जैसे हम करते हैं ना ये y का x के सापेक्ष डबल अवकलज कहलाता है, ठीक है। फिर मान के चलो यहाँ पर है dy/dx है इक्वल 1 है, कुछ भी है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कोटि क्या है, कोटि है 2, तो 2 भी धनात्मक है, और इसके ऊपर जो घात है वो भी कितनी है, 1 है, तो वो भी धनात्मक हमेशा होती है, ठीक है। तो अच्छा, घात किसको कहते हैं, सबसे बड़ा अवकलज जो भी हो, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा अवकलज है ये सेकंड, दूसरा अवकलज सबसे बड़ा है, इसके ऊपर घात है 1 की। एक और क्वेश्चन आया है शायद इसी में आगे जाके, तो इसकी घात होगी 1 होगी। छठवां है कि f, ये कौन सा क्वेश्चन, सेकंड, हाँ सेकंड, फलन x से y में एक आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर y हो, बिल्कुल सही। तो छठवा, राजवीर देखे ना कितने मिनट की बन गई, बन जाने तो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो उसको SD कार्ड पे डाल दिया है, 50 GB की भी बन जाए तो बन जाए, 16 में कितनी बनी होगी पता नहीं, 2-3 GB। चलिए, तो छठवा है कि एक फलन है जो x से y में है, ठीक है, एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है यदि और केवल यदि f का परिसर y है, यदि और केवल यदि और केवल यदि f का परिसर बराबर आ जाएगा y। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 समुच्चय हैं, एक है x और एक है y, मान के चलो यहाँ पर A B C D E कुछ भी है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ सारे अवयव कनेक्टेड हो, यानी ऐसा कुछ ना हो कि y का कोई अवयव यहाँ से छूटा हो, ठीक है ना, y का कोई अवयव यहाँ से छूटा हो। वैसे y कहलाता है सहप्रांत, ठीक है, जब पूरा का पूरा सहप्रांत परिसर बन जाता है यहाँ के अवयवों के लिए इस फलन का, तब हम उसको कहते हैं आच्छादक, छाया हुआ पूरी तरह से, ठीक है। तो ये, हाँ ये सत्य होगा, क्या होगा, ये सत्य होगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में क्या करना है, उत्तर दीजिए। हम दे देंगे उत्तर, प्रत्येक का देंगे। तो साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा लिखिए। पहला है कि भाई साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा लिखिए। कौन सी शाखा लिखना है, मुख्य शाखा लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा है वो है आपका माइनस का π/2 और π/2 और क्लोज, यानी ये भी, यानी मान के चलो यहाँ पर x का मान मतलब थीटा का मान प्राप्त होगा आपका। थीटा का मान आपको कैसे प्राप्त होगा, ये होगा, ये बराबर रहेगा या छोटा रहेगा π/2 के, या फिर बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा -π/2 के, ये रहेगा इसकी मुख्य शाखा। ऐसे ही कॉस इनवर्स x की मुख्य शाखा होती है भाई, क्या होती है, तो कॉस इनवर्स x की मुख्य शाखा होती है 0 से π तक होती है, ठीक है। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स x की, सेक इनवर्स x की, tan इनवर्स x की, कॉट इनवर्स x की, सबकी होती है। tan की कितनी होती है,
तो tan इनवर्स x की जो मुख्य शाखा है वो होती है आपकी -π/2 से π/2 खुला हुआ, यानी यहाँ पर थीटा का मान π/2 से छोटा ही रहेगा हमेशा और -π/2 से हमेशा बड़ा रहेगा, ये है। इसी तरह cot इनवर्स की होती है खुला हुआ, ठीक है, अंतराल, खुला हुआ अंतराल, ये खुला अंतराल कहलाता है। ये बंद अंतराल कहलाता है बड़ा कोष्टक, और ये खुला अंतराल कहलाता है, ठीक है। तो अगला है तुल्यता संबंध की परिभाषा लिखिए। तुल्यता संबंध की परिभाषा लिखिए। हाँ, तुल्यता संबंध की परिभाषा लिखिए। तो लिखें हम, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए? ठीक है। तो तुल्यता संबंध क्या कहलाता है? किसी समुच्चय, ठीक है ना, या फलन, ठीक, किसी समुच्चय या फलन एफ ए, ठीक है, समुच्चय लिखो, किसी समुच्चय या फलन ए पर परिभाषित संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, संक्रामक हो और सम्मित हो, और कैसा हो? सम्मित है, ठीक है, मतलब स्वतुल्य, सम्मित है, फिर संक्रामक, ऐसा लिखना है। तो ये तो फिर क्या कहलाएगा? आर तुल्यता संबंध कहलाएगा, वो संबंध तुल्यता कहलाएगा। चलिए ठीक है। जैसे मान के चलो कहा जाए कि एक क्लास में जितने बच्चे हैं सारे के सारे लड़के हैं, ठीक है, तो जितने भी वहाँ पर लड़के होंगे, ठीक है, तो उनके बीच में वही संबंध होगा कि भाई वो दोस्त हैं या लड़के हैं, ठीक है, पहला दूसरा भी लड़का है, दूसरा तीसरा भी है, ठीक है। तो x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² का न्यूनतम मान लिखिए। x के सभी वास्तविक मानों के लिए x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x x², क्यों समझ लाया है कुछ है? कल लाया है, अच्छा। 1 + x + x² का न्यूनतम मान लिखिए। न्यूनतम मान लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए न्यूनतम मान लिख सकते हैं हम, इसको हल कर देंगे एक प्रकार से, ठीक। तो न्यूनतम मान वैसे आप जानते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ 0 रखें तो क्या होगा, ये 0 0 0 0 यानी 1/1 बचेगा, एक। अगर हम यहाँ -1 रखें तो कितना आएगा? -1 - 1 +1 -1 का स्क्वायर यानी +1 + 1 + 1, यानी टोटल हो जाएगा 3 ऊपर, और नीचे कितना होगा? -1 1 से 1 कट जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। यानी -1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी हम जितना ज़्यादा माइनस रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा होता जाएगा मान, ठीक है। तो 0 में 1 आ रहा है, अब हम 2 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं,
एक प्लस का, तो हम यहाँ जैसे ही 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर, यानी ऊपर 1 बचेगा केवल, और नीचे 1 प्लस 1 और एक और प्लस 1 यानी 3, यानी 1/3। यानी 0 रखने पर जैसे ही हम x बराबर 0 रखेंगे तो हमें यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हम जैसे ही 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस 0 और यहाँ स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी 1/1 यानी कि 1 मिलेगा। अब जैसे ही हम x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक बार और लिख लो भाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात 1 माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि आपको मिलेगा यहाँ से 1/3। तो 1 बड़ा होता है या 1/3, कौन बड़ा होता है? तो एक बड़ा होता है और 1/3 छोटा। अब हम जैसे मान बढ़ाते जाएंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो कितना, x की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ माइनस के 2 2 दूनी 4 यानी 2 बटे, और यहाँ पर कितना होगा 2 और 1 3 और 4 7 यानी 2/7। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो न्यूनतम मान कितना बैठेगा आपका 1/3 बैठेगा। तो यही आपका आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, बोलोगा आ जाते यार हैं, फ़ोन लगाना है, फ़ोन लगाओ यार, अगर लगा सकते लगाओ, फ़ोन लगा के बताओ क्या कह रहे हैं, जल्दी आओ कहना। किसका? समीर का। ठीक है, तो हाँ अगला, तो अगला क्वेश्चन है कि भाई चौथा है कि dy/dx प्लस p1x, dy/dx प्लस p1x बराबर q1 का के रूप वाले अवकल समीकरण का, के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल बताइए। क्या बताइए? व्यापक हल। लिखिए, तो इसमें आता है एक वर्ड होता है समाकलन फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर होता है। तो इसका जो सूत्र वो होता है कितना, IF, फिर यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा आपका Q1, फिर से IF, फिर उसके बाद dy प्लस c, यानी IF का मान होता है x इंटू ई पर समेसन ऑफ P1 dy, फिर कितना होता है Q1, फिर ई के ऊपर फिर से समेसन ऑफ P1 dy प्लस c। देखिए, ये जो व्यापक हल हैं 3 तरह से निकाले जाते हैं। एक तो चरों का पृथक्करण करने के बाद, और एक होता है अवकल समीकरण का हल, जबकि इस प्रकार से हमारे पास समीकरण हो। ठीक है, और एक होता है समघातीय समीकरणों का व्यापक हल निकालना। तो जो समघातीय होते हैं उनमें क्या किया जाता है, जो समघातीय समीकरण को मतलब समीकरणों का हल जो होता है, समीकरणों का हल, उसमें क्या करते हैं हम, y बराबर vx रखते हैं। y बराबर क्या रखते हैं, vx रखते हैं। फिर उसके बाद इसका अवकलन करते, क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और सारे मान फिर से हमें दिए हुए समीकरण में हम लौटाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया अपना
चौथा, हाँ, कि अब है कि भाई यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हों तो पी ई संग ओएनएस्ट एफ का मान बताओ। यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हों, यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं, यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हों तो पी ई ओएनएस्ट एफ का मान लिखिए, ठीक है। तो इसका हम मान लिख लेते। अगर ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी, यहाँ पर ई उभयनिष्ठ एफ या सर्वनिष्ठ भी कहते हैं इसको, इसका मान होगा अलग अलग घटनाओं, इन दोनों की घटनाओं की जो भी प्रायिकता आएगी उसकी गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में से, लास्ट चैप्टर उसमें से, और मतलब सांख्यिकी वाला, उसमें से आपको और भी चीज़ें आती हैं। जैसे आपको एक और सूत्र आता है कि अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, मान के चलो कि ई की प्रोबेबिलिटी निकालना है जबकि एफ की मतलब एफ की प्रायिकता दी हो उसमें घटना की, तो इसका आता है क्या, पी ई ओभयनिष्ठ एफ और पी एफ, एक ये सूत्र आता है। इसके बाद एक और है बैच प्रमेय है, ये भी आता है। तो 3-4 चीज़ें इसमें से ज़रूर पूछी जाती हैं, कभी ये कभी बैच प्रमेय थोड़ी सी बड़ी है, जब वो कभी आएगी तो अपन पढ़ेंगे उसको। इसके बाद वही अगला है कि बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली जिसकी दिक् कोसाइन एल एम एन है। बस एक दो और कर दें, फिर अपन पढ़ रहे हैं, फिर हम बाद में बना रहे हैं बाकी वीडियो तो नहीं तो बहुत लंबी बन जाए, 1-आध घंटा की और ज़्यादा। तो छठवां है कि भाई क्या है, छठवां कि बिंदु x1 y1 z1, बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाली रेखा जिसकी दिक् कोसाइन एल एम एन है का कार्तीय रूप में समीकरण लिखिए, कार्तीय रूप में समीकरण लिखिए। तो लिख देते हैं, बहुत आसान सा इसका समीकरण है। तो इसका कार्तीय रूप में समीकरण होगा, कार्तीय रूप में समीकरण क्या होगा, वो होगा x माइनस x1 बटे एल बराबर y माइनस y1 बटे m बराबर z माइनस z1 बटे n, ठीक है। बस ये सूत्र, इसके अलावा बहुत सारे सूत्र हैं इसमें। मान के चलो कह दिया जाए कि दो, अगर इसकी जगह पर कह दिया जाए एल एम एन ना हो और दो बिंदु दे दिए जाएं, तो फिर एल की जगह x2 माइनस x1, एम की जगह y2 माइनस y1 और एन की जगह z2 माइनस z1 का किया हुआ जा रही।
बंद करके रख दो। ठीक है, LMN है तो कार्तीय रूप हो गया। इसके अलावा बहुत सारे हैं, समतल के समीकरण के भी रूप हैं, ठीक है, और लंबवत दूरियां हैं, कोण के सूत्र हैं जो हमें सारे करने पड़ेंगे, करेंगे हम एक एक करके। इसके बाद है आपका सातवां है कि सातवां है ये, ठीक है, 1 से 3 तक जो समेशन है आपका, मतलब इंटीग्रेशन है। तो dx का मान लिखिए, dx का मान लिखिए, इसका हम मान लिखते हैं तो हल आएगा कौन सा। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो सीधा सीधा यहाँ पर कुछ नहीं है तो x आ जाता है, और यहाँ पर अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 3 में से 1 गए से 2 बचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके हल हो गए, प्रश्न नंबर 3 तक हल हो गए। देखना होगा कि वीडियो कितनी लंबी है। अच्छा, प्रश्न नंबर 4 से जितने भी हल हैं उनको हम अगले वीडियो में करने वाले हैं, तो देखते रहिए वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। खासतौर से वो बच्चे जो 12th में मैथमेटिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या डरे हुए रहते हैं कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के ज़रिए, जैसे 2026 या 25 के ज़रिए हम क्या करेंगे कि प्रश्नों का सारा डर ही निकाल देंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। फिक्स हो जाएगा, अपन को पता चल जाएगा कि 1 वर्ड किस प्रकार से आना है, और 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के किस टाइप से क्वेश्चन आने हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो आप बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, और ऑफ़लाइन क्लास भी लगती हैं, तो जो बच्चे ऑफ़लाइन भी करना चाहें कोचिंग तो वो भी संपर्क कर सकते हैं 12th मैथमेटिक्स। धन्यवाद।